तो सुबह गौशाले से गायों को छोड़ देते हैं और वो पूरे परिसर में 3-4.5 एकड़ के परिसर में जो ऊपर पहाड़ों से भी घिरा हुआ है, पहाड़ी भी है, तो चारों तरफ विचरण करती रहती हैं। और हमने एक दो बार जिक्र भी किया है कि गायों का चलना फिरना बहुत आवश्यक होता है। चलने फिरने से उनके शरीर का व्यायाम होता है, शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है और वो कभी बीमार नहीं पड़ती हैं। और उनसे फिर जो हमको दूध प्राप्त होता है वो काफ़ी पौष्टिक होता है। तो गायों को छोड़ देने के बाद गौशाला खाली हो जाती है और फिर इस तरह से बाबू भैया या कोई भी जो भी यहाँ उपस्थित होता है वो गौशाला की सफाई कर देते हैं। गोबर को ऐसे फावड़े से इकट्ठे कर लेते हैं और इकट्ठा करके एक घूरा है यहाँ पर। घूरा गाँव के लोग तो परिचित नहीं है कि घूरा किसको कहते हैं। तो एक निर्धारित एक जगह होती है जहाँ पर रोज़ इस गोबर को इकट्ठा करके डंप कर दिया जाता है और कुछ महीनों बाद धीरे धीरे सड़ के वो खाद के रूप में तब्दील हो जाती है, यानी खाद बन जाती है। गोबर से कंडे भी बना लिए जाते हैं। कंडे का उपयोग ईंधन के रूप में भी हो जाता है। तो ऐसे ही ये गायें पूरे परिसर में घूमती फिरती रहती हैं, घास वगैरह चरती हैं। कुछ औषधीय पत्तियां हैं जिनकी पहचान इनको खुद को होती है। बाय नेचर इनको वो सेंस पता होता है कि कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है। तो पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से, यहाँ जंगल होने की वजह से इनको विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी मिल जाती हैं खाने के लिए, जो औषधियाँ फिर इनके गोबर में, गौमूत्र में और दूध में आती हैं। और दूध का इस दूध का सेवन करने से फिर वो औषधियाँ जो भी इसका सेवन करे उसको भी प्राप्त हो जाती हैं। तो यही पर्पस है, पहले यही परंपरा थी। सारी गांव की जितनी भी गायें थी, अभी भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में सारी गायें इकट्ठी होती हैं और फिर वो कहीं जंगल पहाड़ में चरने के लिए जाती हैं। तो उद्देश्य यही होता है कि वो तो उनका शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे, दूसरा जो विभिन्न प्रकार की वो औषधियाँ वगैरह ग्रहण करके खाती हैं, तो वो औषधियाँ से ये खुद भी स्वस्थ रहें, साथ में दूध में वो औषधियाँ प्राप्त हो ताकि मानव का शरीर भी स्वस्थ रह सके। यानी वो जिस तरह का दूध का सेवन करते हैं उस दूध से उनको ठीक पोषण प्राप्त हो। तो शहरी लोगों को तो आजकल पता नहीं है कि दूध किस तरह का होता है। बहुत सारे लोग देखते हैं, न्यूज़पेपर में आता है और वीडियोस वगैरह भी ऐसे बहुत सारे उपलब्ध हैं। कुछ न्यूज़ चैनल से ने भी दिखाया है कि वो बड़े दावे के साथ कहते हैं प्रमाणों के आधार पर कि आदमी आजकल दूध का सेवन नहीं कर रहा है, दूध के रूप में वह जहर का सेवन कर रहा है। क्योंकि उन्होंने प्रमाणों के आधार पर इकट्ठा किया है, वैसे प्रमाण दिए हैं कि दूध आजकल रासायनिक पदार्थों को मिलाकर भी बनाया जाता है। यूरिया वगैरह से, वॉशिंग पाउडर मिला के इस तरह से भी दूध तैयार होता है। तो लोग तो ये भी बोलते हैं, जानकार लोग, जो विशेषज्ञ लोग होते हैं, कि हमें अगर सीधा दूध, शुद्ध दूध जो कि गाय से निकला हुआ होना चाहिए, यानी वो ये तक भी कहते हैं कि अगर हमारी आंखों के सामने गाय से दूध निकाला हुआ है, काढ़ा गया है, तो वही दूध सेवन करने योग्य है। और अगर वैसा दूध उपलब्ध ना हो तो दूसरे किसी दूध का सेवन हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी मिलावट, इतना जहर आजकल दूध में मिलाया जा रहा है कि जहर लेने से अच्छा है कि वैसे दूध का सेवन ही ना किया जाए। तो शहर में रहने वाले हम में से ज़्यादातर लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि दूध के नाम पे आजकल जहर बिकता है और उसका सेवन करना मतलब अपने अंदर धीरे धीरे जहर इकट्ठा करना है और कैंसर इकट्ठा करना है। तो इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हम तभी हो पाते हैं जब थोड़ा सा हम अपने जीवन में से समय निकाल के, छुट्टियों में तो हम कहीं ना कहीं घूमने जाते ही हैं, तो ग्रामीण जीवन में इस तरह के जब माहौल में हम आते हैं तब हमारा इन सारी चीज़ों से आमना सामना होता है, वो हमको ठीक तौर पर पता चल पाती हैं और उनके बारे में हम तुरंत कुछ कर भले ही ना पाएँ, लेकिन कुछ तो विचार हमारा उस दिशा में दौड़ना शुरू होता है और उस दिशा में फिर हम धीरे धीरे
प्रयास भी करना शुरू करते हैं। तो ग्रामीण जीवन शैली से जो परिचय यहाँ जीविका आश्रम में कराया जाता है उनके विभिन्न पहलुओं से, उसका उद्देश्य यही है कि जो भी कुछ चीज़ें हमारे व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए अच्छी हैं, इन सब के स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, उनको हम जानें, उनको पहचानें और धीरे धीरे सही, कुछ अंश में ही सही, उनको हम अपने जीवन में अपनाएं। ये देखिए बंदर। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ जब आते हैं तो ये सब जानकारियाँ तो हमको मिलती हैं, साथ में इन सब चीज़ों को देखने का, है ना, और इनके बीच रहने का आनंद ही अलग है। मैं आपको एक दिखाने वाला था कि घूरा किसको कहते हैं और कहाँ पर है गोबर जो इकट्ठा करके उसको इकट्ठा करके डाल दिया जाता है तब, और 6-8 महीने में वो खाद के रूप में, ये इसको घूरा कहते हैं। ये डंप आपको दिख रहा है गोबर का, इसे घूरा कहते हैं। गड्ढा कर देते हैं, गड्ढे में डालते जाते हैं, गड्ढा जब भर जाता है तो फिर इस तरह से ऊपर जाता है। तो धीरे धीरे सही वो गोबर सड़ते रहता है। गोबर की खाद इसी को कहते हैं कि सड़ने के बाद ये गोबर जो है खाद के रूप में तब्दील हो जाता है, खाद बन जाता है। शहरों में लोग गमले रखते हैं, आजकल शहरों में लोग छत पर बागवानी भी करते हैं, सब्जियां वगैरह भी उगाते हैं, तो वो ये खाद, गोबर खाद लेकर भी जाते हैं। ये जो जंगल जैसा आपको दिख रहा है ये आश्रम का ही परिसर है। यहाँ पूरा ऐसा डंप कर देते हैं गोबर को खाद बनने के लिए। ये देखिए बाबू भैया आ रहे हैं गौशाला से गोबर उठाकर इसको ऐसे यहाँ डंप कर देते हैं। अब ये कितने महीने में बन जाती है खाद ये? 1 साल लग जाता है। 1 साल लगभग लग जाता है। तो पहले नीचे की बनती होगी खाद की ऊपर की बन जाएगी या पूरी बन जाती है? पहले नीचे की बनती है ना, धीरे धीरे जैसे गर्म होता जाता है गलती जाती है नीचे। हाँ। ओके, मतलब 1 साल का लगभग समय लग जाता है खाद बनने में। यहाँ भी छोटी सी बागवानी की गई है ऊपर, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत है इसलिए एकदम उतने ओपन में तो नहीं कर पाते, जाली लगा कर रखनी पड़ी है। तो कुछ सब्जियाँ भी यहाँ उगा ली जाती हैं अपने खुद के सेवन के लिए। ये पानी भर दिया है गाय के लिए, जब कभी भी उनको प्यास लगती है तो वो खुद आती है और पानी पी लेती है। तो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में गाय का महत्व जो धार्मिक दृष्टिकोण से बताया गया है कि गौ हमारी माता है, तो उसका उद्देश्य ही यही रहा है, जो मैं समझता हूँ हमारे ऋषि मुनियों का, कि किसी भी तरह से गाय हमारे बीच में, हमारे जीवन में बनी रहे। क्योंकि गाय और गाय से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वो सारी की सारी हमारा पोषण बिल्कुल वैसे ही करती हैं जैसे कि हमारी माता करती है। दूध के रूप में पोषण करती हैं, दूध से तो कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। और जो गोबर और गौमूत्र मिलता है उससे हमारी धरती पुष्ट होती है, धरती की उर्वरता बढ़ती है। तो हर सेंस में गौ वो सारे काम करती है जो हमारी माता करती है। तो जब आप यहाँ आश्रम आते हैं तो गाय को ऐसे बहुत करीब से महसूस करते हैं, उसको छूकर देखते हैं, उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं, उससे दुलार करते हैं। और गाय की पीठ पर हाथ फेरने के बारे में ये भी वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि इससे लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी कंट्रोल होता है। ये हमारे आश्रम, जीविका आश्रम के जो संचालक भैया हैं, आशीष गुप्ता भैया, वो हैं गाय के साथ। क्या निकाल रहे हैं भैया? इसमें कीड़े लग जाते हैं। अच्छा, किल्ली बोलते हैं इसको। किल्ली, हाँ। किल्ली है, परेशान करती है, इनके खून चूसती है। बीच में देखा होगा ये उनके साथ में बगुले बहुत घूमते रहते हैं गाय के साथ। हाँ, पीछे पीछे देखे, हाँ। सिर पे, इस पे बैठते हैं ये बगुले, ये सब कीड़े खाते हैं।
हाँ कल अभी देख तो आजकल- रहा था परसों के दिन। वो मैं पूछना भी चाह रहा था कि बगले आसपास के घूमते हैं। तो आजकल वो सब पूरा वो हो गया तो उसके कारण तो भैया से हम 2 मिनट जानते हैं कि भैया गौशाला रखने का उद्देश्य क्या है, उसके क्या महत्व है, कुछ आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ बताइए। यहाँ तो बहुत ज़्यादा इस तरह से उसके ऊपर नहीं सोचा गया है कि क्यों रखना है, क्या करना है। यहाँ तो ये है कि भाई अपनी चीज़ें जो गांव में रह रहे हैं तो कम से कम शुद्ध चीज़ें मिले। तो यही एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ गाय रहती हैं तो उससे एक वातावरण बना रहता है, जीवंतता रहती है पूरे परिसर में। अब कुत्ते पालो, ये पालो, उससे अच्छा तो ये है कि अपने पास गाय है। दूसरी चीज़ अपने को शुद्ध दूध मिलता है। मेरी छोटी बेटी है, उसके लिए ज़रूरी है। यहाँ आश्रम में जो लोग आते हैं उनके लिए ज़रूरी है। यहाँ वहाँ का दूध लेके आने से, ये करने से स्थानीय चीज़ों का बढ़ावा मिलता है। प्लस जो छोटी मोटी अपन बागवानी करते हैं उसमें इसका गोबर का अपने को खाद मिल जाती है। इतना सारे फायदे हैं और एक ज़बरदस्त कंपेनियन तो है ही। आप देखिए आराम से बैठिए, खड़िए, सब करवा रही है। इसके उस हिसाब से जो सेंसिटिव पार्ट्स को अपन लोग छू रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा वो नहीं रहता उसका। जानवर ही ये गाय ही ऐसा है जानवरों में जो इतनी सब मौका देता है आपको। अपने पास से खड़े हो जाओ, उसे लिपट जाओ, कुछ कर लो, कुछ नहीं करती है। और हमारे पुराणों में भी तो इसका इतना महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण ने इनको स्वयं अपनी आराध्या बोला है। मतलब हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण इनकी पूजा करते हैं। तो कुछ तो इसका सामाजिक और जो व्यवहार में महत्व है। तभी तो इतना दर्शाया, नहीं तो वो एक भैंस को भी दर्शा सकते थे पुराणों में कि श्री कृष्ण भैंस की सेवा कर रहे हैं, बकरी की सेवा कर रहे हैं। तो इन्हें गाय को ही दिखाया गया है। तो हर दृष्टिकोण से इसका महत्व तो है ही है। इन सब चीज़ों का हमारे सामाजिक, हमारे व्यक्तिगत, हमारे पारिवारिक, हमारे ग्रामीण और पूरी जो धरती की व्यवस्था है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान, यानी पूरी व्यवस्था को बनाए रखने की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है या घटक है। इसलिए इनका महत्व पुराणों में इतना बताया गया और इसको मान्यताओं और परंपराओं के रूप में स्थापित किया गया है। तो आप शहरी क्षेत्र के लोग अपने बच्चों सहित, मित्रों सहित, जो भी अकेले गाय और गाय का पक्ष नहीं, दूसरे और भी अन्य पक्ष हैं जीविका आश्रम में, जो ग्रामीण जीवन शैली के, भारतीय जीवन शैली के, कला के, उन सबको यहाँ पर एक तरह संजो कर बीज के रूप में सुरक्षित रखने का प्रयास भी किया जा रहा है और उसको जिया जा रहा है। साथ ही शहर के क्षेत्र के लोगों को यहाँ आकर उसका एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने का भी यहाँ पर प्रावधान है। तो आपका स्वागत है बहुत बहुत यहाँ पर जीविका आश्रम में। आप जब कभी यहाँ आना चाहें तो यहाँ दिए गए नंबर्स पर आप कॉल करके किसी एक निर्धारित दिन यहाँ पहुँच सकते हैं। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जैसा भी कुछ निर्धारित किया जाता है। तो आगे वीडियो में एक छोटी सी और भी क्लिप है जिसमें हमने कैप्चर करने की कोशिश की है कि शाम को गौशाला में कौन कौन सी गतिविधि होती हैं। बाकी ये दिन भर शाम तक ही सारी गायें इस पूरे परिसर में, इस परिक्षेत्र में घूमती रहेंगी, टहलती रहेंगी, कुछ घास वगैरह चरती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे जब कभी भी आप यहाँ आश्रम आएंगे और दोबारा से हमारे साथ। हम तो इस जीवन का प्रतिदिन ही आनंद उठाते हैं। तो आप जब कभी भी आएंगे तो आपके साथ भी हम जितने दिन आप यहाँ रुकते हैं या जितना समय यहाँ व्यतीत करते हैं, तो इन सारे पहलुओं को हम देखकर आपके साथ जीने का प्रयास करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री सीताराम।